नमस्ते मित्रों। आज हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और संसद को समझने का प्रयास करेंगे कि उसे हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं कि उसे रटना ना पड़े, आसानी से याद हो जाए और जहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोकसभा और राज्यसभा पे विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे मंत्रिपरिषद जब हम पढ़ें तो आसानी से समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम ऐसे एक फिगर खींच लेते हैं, फिर दूसरा खींच लेते हैं, फिर तीसरा खींच लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि यह लोकसभा है, लोकसभा। ये राज्यसभा है और यह राष्ट्रपति है। तो समझते हैं हम, यहाँ नीचे आम पब्लिक है, यहाँ पे हम मतदाता है, जो भारत की जनता है, जो क्या करती है, मतदान करती है। तो सीधे जनता मतदान करती है लोकसभा के सदस्यों को, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को जनता सीधे मतदान नहीं कर सकती है, क्योंकि यह दूरी दिखाई दे रहा है। और राष्ट्रपति को भी जनता सीधे मतदान नहीं कर सकती है। आइए यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रपति हम लोग पढ़े थे, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक है, और राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। इन तीनों को जब जोड़ते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो संसद बनता है। यानी कि सीधे प्रश्न पूछा है कि संसद में कौन कौन शामिल है, तो संसद में राष्ट्रपति शामिल है, राज्यसभा शामिल है और लोकसभा शामिल है। और संसद किस अनुच्छेद में है, तो यह है 79 में। तो 79 में संसद है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। संसद में 3 लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है और लोकसभा है। संसद कितने पदीय है, त्रिपदीय है, क्योंकि 3 पद इसके आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोकसभा से संबंधित कुछ बहुत छोटी छोटी चीजों को। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वे सीधे आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग जनता का सदन, जनता का सदन कहते हैं, ठीक है। जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो यहाँ के जो नेता होते हैं वो जनता के बीच में रहते हैं, तो उनकी लोकप्रियता अधिक होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, ठीक है। याद रहेगा कौन सा लोकप्रिय सदन है, लोकसभा। जनता से सीधे निचले स्तर पे ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं निचला सदन, निचला सदन। आप इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लोअर हाउस, ठीक है। निम्न सदन, निम्न सदन, ठीक। ये नीचे की तरफ दिख रहा है तो निम्न सदन। प्रथम दिख रहा है, ऐसे क्रम में ऊपर बढ़ेंगे तो ये कौन सा सदन होगा, प्रथम सदन होगा। क्लियर है। जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, निचला सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन और अस्थाई सदन, ये सब लोकसभा को हम लोग कह सकते हैं। यह अस्थाई सदन है, प्रथम सदन है, निम्न सदन है, निचला सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है। अस्थाई इसलिए है कि राष्ट्रपति इसे, लोकसभा को, प्रधानमंत्री की सलाह पर या बहुमत हासिल न होने पर कभी भी क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। यानी कि यह भंग हो सकने वाला सदन है जिसका विघटन किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए अस्थाई सदन है। दूसरे क्रम में हम लोग देखते हैं तो राज्यसभा आता है, तो सीधे सीधे इसका विपरीत हो जाएगा कि यह अस्थाई सदन है, तो राज्यसभा अस्थाई सदन होगा। क्लियर है। राज्यसभा कैसा होगा, अस्थाई सदन। यह प्रथम सदन है तो यह कैसा होगा, द्वितीय सदन होगा, द्वितीय सदन, ठीक है। ये निम्न सदन है तो ये क्या होगा, उच्च सदन होगा। क्लियर है। यह निचला सदन है तो यह ऊपरी सदन होगा। यह लोकप्रिय सदन है तो यह लोकप्रिय सदन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जनता का सीधा अटैचमेंट नहीं होता है। तो लोकसभा के बारे में हमने देखा कि यह इतने नामों से जाना जाता है, ठीक है।
आइए कुछ और चीजों को देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो 550 है, प्लस 2 है। ठीक, तो यह 2 अभी हम बात करते हैं, 550 और 2, यानी कि पूरी सदस्य संख्या जो है वो 552 है। मूल रूप से संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। ठीक है, 552। अब आगे चलते हैं तो इसमें से क्या है कि 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित राज्यों से चुने जाते हैं जिन्हें हम संघ शासित राज्य कहते हैं, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं। आंग्ल भारतीय क्या है या एंग्लो इंडियन क्या है? स्वतंत्रता के पहले जो अंग्रेज भारत में आए उन्हें भारत की संस्कृति सभ्यता इतनी अच्छी लगी कि वह भारत छोड़ करके गए नहीं और यहीं पे रह गए। उनको भी हम अपने संसद में बैठने का एक ऑफर देते हैं और इन्हें मनोनीत कौन करता है? इन्हें मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। ठीक, 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान समय में 530 तो राज्यों से चुने जाते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से केवल 13 चुने जाते हैं और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। आ रही बात समझ में? वर्तमान समय में राज्यों से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 530 हैं। केंद्र से कितनी है? 13 है और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य हैं। तो यह वर्तमान में सदस्य संख्या 543-2 हो जाती है। बात समझ में आ रही है? 552 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित राज्यों से, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से, 530 राज्यों से चुने जाते हैं, 13 केंद्र शासित राज्यों से चुने जाते हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं। और इसका वर्णन, आंग्ल भारतीय समुदाय का वर्णन अनुच्छेद याद रखिए 331 में है। ठीक है, अनुच्छेद 331 में इसका वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि केंद्र शासित राज्यों से अधिकतम सीटों की संख्या कितनी रहेगी? तो 20 रहेगी। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में कितने सदस्य आते हैं? तो कितने आते हैं? 13 आते हैं। ये आपको बिल्कुल से क्या करना है? याद रखना है। कुछ और चीजों को देखते हैं। लोकसभा सदस्य की जो यह सदस्य संख्या है यह 1971 की जनगणना के आधार पर है। लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर है और इसे क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 तक फिक्स किया गया था कि सन 2000 तक क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और फिर 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या आवंटित की गई है वे किस जनगणना पर आधारित है? 1971 के जनगणना के आधारित है। पहली बार कब बढ़ाया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि सन 2000 तक यथास्थिति संख्या बनी रहेगी। फिर 84वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि 2026 तक यह संख्या यथास्थिति बनी रहेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहीं पे एक और चीज को हम देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। याद रहेगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था और फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। यानी वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। पहले भी कितना था? 5 वर्ष था। बस 1976 में 6 वर्ष के लिए किया गया था, बाद में फिर इसे क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। आइए यहाँ पे और कुछ चीजों को देखते हैं, जल्दी से समझते हैं। जो कार्यकाल 5 वर्ष का है, लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का है, यह कब से है? ठीक है, प्रथम बैठक से। प्रथम बैठक से लोकसभा का कार्यकाल कब शुरू होगा? प्रथम बैठक से शुरू होगा। कब तक के लिए? 5 वर्ष तक के लिए। क्लियर है?
लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए क्या अनिवार्यता है, क्या योग्यता है? तो बहुत सिंपल सी चीज याद रखिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इतना याद रखिए। बाकी याद रखने की क्या जरूरत है? भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, दिवालिया पागल न हो। दिवालिया और पागल केवल लोगों के कहने से नहीं, कोर्ट के द्वारा जब तक उसे घोषित नहीं किया जाएगा तब तक। तो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो, ठीक, तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है? यहाँ पे एक और चीजों को देखते हैं हम लोग। यही प्रधानमंत्री की आयु है, प्रधानमंत्री की भी यही आयु होगी। प्रधानमंत्री की आयु क्या होगी? 25 वर्ष। कई बार पेपर में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अधिकांशतः लोकसभा का ही मुखिया होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यह जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा से ही हो, वह राज्यसभा से भी क्या हो सकता है? आ सकता है। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, ये चारों प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे। तो यहाँ पे बस आपको यही याद रखना है कि प्रधानमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आइए हम बात करते हैं मतदान का अधिकार। तो यहाँ पे आम जनता वोट डालती है। कौन वोट डालता है लोकसभा में? आम जनता वोट डालती है। और इस आम जनता का जो आयु है ये पहले 21 वर्ष था। पहले के समय में लोग थोड़ा टाइम लगाते थे बड़ा होने में, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया? मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुका हो, निर्वाचन नामावली में उसका नाम हो, तो वह लोकसभा के चुनाव में मतदान कर सकता है, ठीक है। 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष हो गई है। एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, 18 पे मतदान का उम्र होता है, 21 पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव होते हैं उसमें होता है, 25 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, और 30 में राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, और 35 में जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल का अधिकार होता है। तो ये आप पूरा सीरीज एक तरह से याद कर सकते हैं, 18, 21, 25, 30, 35, ठीक है। पहले क्या था? पहले 21 पे ही मतदान का अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 18 हो गया है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहली बार 18 वर्ष की आयु में मतदान करने वाले लोग जो थे वे 9वीं लोकसभा में थे, 9वीं लोकसभा में थे, ठीक है। 18 वर्ष पे पहली बार जो मतदान किया गया, कौनवी लोकसभा में किया गया था? 9वीं लोकसभा में किया गया था। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त और कुछ चीजों को हम देखते हैं। यहाँ पे जो चुनाव होता है इसे हम आम चुनाव कहते हैं, क्योंकि यह क्या होता है? आम जनता के द्वारा होता है। आम चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक। कैसा चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। सार्वभौमिक चुनाव होता है, सार्वभौमिक चुनाव होता है। सार्वभौमिक मतलब सभी लोग 18 वर्ष की आयु पे मतदान कर सकते हैं। और एक और चीज है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इससे भी लोकसभा में चुनाव होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब यह होता है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी में जो सबसे ज्यादा मतदान पाता है
वही चुनाव जीत जाता है। वो भले ही एक मत ही क्यों अधिक न पाया हो, वही चुनाव क्या होगा, जीता हुआ माना जाएगा। जबकि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में देखेंगे कि वहां पे न्यूनतम कोटा अनिवार्य होता है, कुल पड़े वैध मतों का 50% से अधिक पाना होता है, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं है। ठीक है, लोकसभा में जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा मत पाएगा वही क्या होगा, विजेता होगा। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रयोग किया जाता है, किसमें, लोकसभा में प्रयोग किया जाता है। तो लोकसभा के बारे में छोटी सी समझ आपको आई होगी कि क्या होता है यहाँ पे। एक चीज और यहाँ देखते हैं कि 18 वर्ष का जो मतदान का अधिकार है, मतदान का जो अधिकार है, यह कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक है, विधिक अधिकार है। कई बार यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि जो मतदान का अधिकार है वे कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार है, हमारा कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पे याद रखिए विधिक अधिकार है या साविधिक अधिकार है, या दोनों में से एक विकल्प में दिया रहेगा। मतदान का अधिकार विधिक अधिकार है, साविधिक अधिकार है। ठीक, तो यह लोकसभा के बारे में कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं राज्यसभा में। तो हमने बात किया था यह निचला सदन है और स्थायी सदन है। यह स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, ऊपरी सदन है और कभी न भंग होने वाला सदन है। और इनका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष होता है, ये 6 वर्ष होता है। दूसरी चीज, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। यानी कि ऐसा सिस्टम है कि जितने भी सदस्य हैं उसमें से 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं। कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, तो आइए बात करते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 है। इस 250 सदस्यों में से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनयन होता है। कैसे सदस्य हैं यह, कला से, शिक्षा से, समाज सेवा से, सहकारिता से, विभिन्न क्षेत्रों से, खेलकूद से आते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है। वर्तमान समय में 233 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं और यह 12 सदस्य होते हैं। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 245 होता है। तो कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 245 है। वैसे कितनी है, 250 है, अधिकतम हो सकती है। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 238, वर्तमान में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 233। ठीक, तो इस समय सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, पदमुक्त हो जाएंगे, अपने पद से उतर जाएंगे। ठीक, पहली बार यह सिस्टम कैसे अपनाया गया होगा, तो पहली बार यह सिस्टम लॉटरी व्यवस्था से अपनाया गया। लोगों के नाम डाले गए बॉक्स में और 1/3 सदस्यों की पर्ची निकाली गई, जिनका नाम निकल गया वो अपने पद से हट गए। ठीक, तो प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। चुनाव लड़ने की जो आयु है वह 30 वर्ष है। बाकी योग्यता फिर वही है कि भारत का नागरिक होगा, किसी लाभ के पद पे नहीं होगा, दिवालिया और पागल ना हो, तो ये 30 वर्ष है। याद रखिए बस, बाकी तो याद ही रहता है कि 30 वर्ष पे हम राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एक और चीज कि राज्यसभा का जो हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें मतदान कौन करता है। सिंपल तरीके से याद रखिए कि यहाँ पे मतदान आम जनता नहीं करती है, आम पब्लिक केवल लोकसभा में करती है। राज्यसभा का मतदान राज्यों की विधानसभा के सदस्य मतदान करते हैं।
राज्यों की विधानसभा, सीधे हम कह सकते हैं कि विधायक जो है वो मतदान करते हैं, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। ठीक, और यह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हम इसे लोकसभा कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज और देखिए, दोनों में सबसे शक्तिशाली सदन कौन है, लोकसभा है। कई मायने में है, शक्तियां आम जनता में निहित है और आम जनता सीधे जिन्हें मतदान करेगी उनके पास शक्ति अधिक पहुंचेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सदस्य संख्या में इनकी सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्यों से बहुत ज्यादा है, तो गतिरोध उत्पन्न होने पर क्या होगा, दोनों की संयुक्त बैठक होगी, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाएगी। तो दोनों के सदस्यों में सदस्य संख्या लोकसभा की अधिक है, तो लोकसभा जीतेगा। लोकसभा ही संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है। ठीक, यहीं पे हम ये भी बात कर लेते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है और वो एक सामान्य संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। सिंपल याद रखिए, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। सिंपल याद रहेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। पहले अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मालवंकर थे, याद है सबको, जीवी मालवंकर। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के वो कौन है, ओम बिरला है। ओम बिरला है। ठीक है, इसी तरह अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वास्तव में वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो इस सदन से नहीं चुना जाता है। ठीक, राज्यसभा का जो सभापति होगा उसे ही हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति है जो अपने पद का वेतन नहीं पाता है, वो किसका पाता है, सभापति का पाता है। और एक क्या होते हैं, उपसभापति होते हैं। उपसभापति होते हैं। कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। ठीक, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको समझ में आई। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा को मिलाने से संसद बनता है। संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। ठीक, तो हम इसे बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहिए, फिर हम लोग लोकसभा के बारे में पूरा विस्तृत से पढ़ेंगे। धन्यवाद।